हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नूह से। आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज सीन दैट मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज आर लार्जली अलाइक, like rose plants all over the world resemble each other very much, right? Likewise, we can say other animals like horses, they have varieties of there are varieties of horses found in all over the world, but they most specifically they resemble to each other a lot, right? और अगर हम इसी तरीके से बात करें तो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं या जो सिबलिंग्स हैं वो सिमिलर दिखते हैं। ऐसा क्या रीजन है, क्या चीज है जिसकी जो उनके बीच में इतनी सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। लुक, every living organism has a set of characters by which it can be assigned to a particular species that we know, like हर organism के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज में ग्रुप करते हैं, राइट? आई होप यू रिमेम्बर व्हाट इज अ स्पीशी। सो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, तो जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। Inheritance form the basis of heredity. Now, what is heredity? Transmission of characters, resemblance, as well as variations from one generation to the next is called heredity. मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, राइट, वो कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन है उसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। देन यहाँ पे रिजेम्बलेंस तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनिजम्स में रिजेम्बलेंस होती है, बट ये वेरिएशंस क्यों आ जाती है? फिर वेरिएशंस है क्या? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि जो डिफरेंस है ना प्रोजेनी में, प्रोजेनी मीन्स बच्चे, राइट, एंड पेरेंट्स माता पिता, तो जो प्रोजेनी और पेरेंट्स में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस क्या है? वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया। रीजन क्या है? इन वेरिएशंस के बारे में ये नहीं कि आज ही पता चला है, इन वेरिएशंस के बारे में हमारे एंसेस्टर्स भी जानते थे। दे न्यू दैट causes of variation is related to sexual reproduction. Do you remember what is sexual reproduction? They made use of it, means कि उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन का यूज किया टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। मतलब कि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ओवर द पीरियड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को यूज किया डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स बनाने में। लाइक वाइल्ड काउ से साहिवाल काउ डेवलप की गई। सिमिलरली वाइल्ड कैबेज से वैरायटीज ऑफ कैबेजेस इवॉल्व हुई, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेड कैबेज, केल, कोहलम एंड मेनी मोर। तो उन्हें ये तो पता था कि वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आ रही है, बट दे न्यू वेरी लिटिल अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना। कि मतलब कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो किस बेसिस पे हो रहा है, कौन से लॉज वहां पे लग रहे हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश की, इसके साथ में बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई। मिड 19th सेंचुरी में ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। वो ये जानना चाहते थे कि कैरेक्टर्स जो है पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गार्डन पी के ऊपर फॉर 7 years एंड प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हीं लॉज के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। क्योंकि इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट थिंग कि इनसे पहले भी बहुत साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी थी, बट इनकी थ्योरी, इनके द्वारा फॉर्मुलेटेड लॉज वैलिड क्यों साबित हुए? उसका रीजन था
कि he used mathematical logics to understand the pattern. Then his experiments had large sampling size. As I told you कि pea plant के उन्होंने काफ़ी सारे plants वो एक पूरा crop उगाया उन्होंने अपने रिजल्ट्स को चेक करने के लिए. साथ ही मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. अब यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट is one that has undergone continuous self-pollination. Self-pollination क्या होती है? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या किया उन्होंने, जो पी प्लांट है उसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मींस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. तो जिस फ्लावर को वो एज अ फीमेल पेरेंट यूज करने वाले थे, लाइक यू कैन सी हियर, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फीमेल प्लांट एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर मेल प्लांट, राइट. तो जिस फ्लावर को उन्हें एज अ फीमेल पेरेंट यूज करना था, उन्होंने उसके एंथर्स को कट कर दिया, एंथर्स को रिमूव कर दिया. इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? रिमूवल ऑफ एंथर्स इज नोन एज इमैस्कुलेशन. और फिर डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले मेल प्लांट के पोलन ग्रैंड्स उस पर उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स डेवलप होते हैं. एंड ही कंफर्म्ड हिज ऑब्जर्वेशंस यूजिंग टेस्ट क्रॉस. उन्होंने अपने जो भी रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी उनको कंफर्म करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किए. टेस्ट क्रॉस के बारे में हम इसी सेशन में आगे जानेंगे. नाउ अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया. पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पिजम सैटिवम, इसी का यूज क्यों किया? और भी प्लांट्स अवेलेबल थे. सो लेट्स see the reasons why he chose pea plant. Firstly, garden peas were found to be differ in certain definite and easily detectable traits. जो garden pea plant है उसमें क्या है, कुछ contrasting characters हैं. तो पहले हम जानते हैं character या trait होता क्या है. In genetics, term character is used for a heritable character. देखिए, कैरेक्टर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम कैरेक्टर उसे कहते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सके, राइट. तो अ हेरिटेबल कैरेक्टर इन जेनेटिक्स इज नोन एज कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, मतलब कि प्लांट जो है वो कितना लंबा होगा या बौना होगा, छोटा होगा. सो जो पी प्लांट है उसके अंदर दो टाइप के प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट. वो है टॉल मतलब लंबा और ड्वार्फ मतलब छोटा. तो ईच यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट हाइट के लिए हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, है ना, टॉल एंड ड्वार्फ. देन ईच वेरिएंट ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट. सो आई होप ट्रेट आपको क्लियर होगा, राइट. सो फॉर प्लांट हाइट, पी प्लांट हैज टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, वन टॉल एंड द अदर ड्वार्फ. In genetics, term character is used for heritable character, right? And traits which always appear in two opposing conditions, one dominant and the other recessive, are called contrasting traits, right? For example, यहाँ पे हम अगर seed shape की बात करें तो seed shape में दो traits हैं, round shape and wrinkled shape. Seed color yellow and green, likewise flower color violet and white. Pod shape full, constricted. Pod color green, yellow. Flower position axial and terminal. Stem height tall, dwarf. Right? तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पी प्लांट में इजीली अवेलेबल थी. देन नेक्स्ट, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड. फ्लावर्स क्या है, बाइसेक्सुअल. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और सेल्फ पॉलिनेट करते हैं. दस दे वर ट्रू ब्रेड. देन आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि आपने क्या किया, डिजायर्ड कैरेक्टर्स के मेल और फीमेल प्लांट्स चूज कर लिए और फिर उनका पॉलिनेशन आपने आर्टिफिशियली खुद करवाया, मैनुअली करवाया गया, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट. क्योंकि जो हमने दो पेरेंट्स लिए हैं वो दो अलग अलग डिजायर्ड ट्रेट्स के पेरेंट्स होंगे.
and these could be easily achieved by removing stamens, right, which is known as emasculation. Emasculation क्या था? Removal of anthers from the parent plant. Pea plant is annual and has a short life cycle. They produce many seeds in one generation. It could be raised, maintained and handled conveniently. So pea plant annual है, लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, इसीलिए बहुत जल्दी प्लांट ग्रो करता है, सीड्स बनाता है और उन सीड से आप फिर नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर सकते हैं. देन there are many seeds produced in one generation and it could be raised, maintained and handled conveniently. Pea plants having each of the 7 characters were readily available. So these were some reasons why Gregor John Mendel selected pea plant for his experiments. Inheritance of one gene. Now what is it? इसे समझने से पहले हमें ब्रीडिंग को समझना है. देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि मेंडल ने पी प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, राइट. उन्होंने क्या किया, जिन प्लांट्स को वो फीमेल पेरेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे उनके फ्लावर्स के एंथर्स को रिमूव कर दिया, मीन्स इमैस्कुलेट कर दिया. दैट इज़ फॉर कि उनका नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. एंड देन डिजायर्ड मेल पेरेंट के फ्लावर्स से पोलन ग्रेन्स जो थे वो उस फीमेल फ्लावर तक पहुंचाए, राइट. तो यहाँ पे क्या किया, हमने आर्टिफिशियली 2 फ्लावर्स के बीच में ब्रीडिंग करवाई. तो अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में हम एक ही कैरेक्टर को पढ़ेंगे. कैरेक्टर आपको याद है ना, हेरिटेबल कैरेक्टर मीन्स जो कि पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी में जाता है, राइट. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो हम देखते हैं व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो इसके लिए हम हेरिटेबल कैरेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट ऑफ स्टेम. तो मेंडल ने जब सबसे पहले स्टडीज शुरू की तो उन्होंने क्या किया, हाइट ऑफ स्टेम को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया. टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स एंड मेड अ क्रॉस बिटवीन देम, ठीक है ना. और ये टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स जो थे ट्रू ब्रेड थे, मीन्स दे हैड अंडरगॉन सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, राइट. इनसे जो सीड्स उनको मिले, इनकी फर्टिलाइजेशन करवाने से जो सीड्स उनको मिले, उनसे उन्होंने न्यू प्लांट्स ग्रो किए और उन प्लांट्स को, मतलब उस जनरेशन को उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, राइट. सो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रू ब्रेड टॉल प्लांट और एक ट्रू ब्रेड ड्वार्फ प्लांट को फर्टिलाइज करवाने पे उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने वो सब टॉल थे, ठीक है ना. सो हियर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि पेरेंट्स में एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, तो ये सारे बच्चे टॉल क्यों हुए. सो ही प्रोसीडेड, उन्होंने क्या किया, F1 प्लांट्स को सेल्फ करवाया. सेल्फिंग मतलब उनके बीच में सेल्फिंग करवाई, उनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, जिससे फिर उन्हें नेक्स्ट जनरेशन मिली विच वॉज कॉल्ड F2 जनरेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ, F2 जनरेशन में उन्हें दोनों पेरेंटल ट्रेट्स दिखे, मीन्स कि F2 प्लांट्स कंटेन्ड बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स. This indicated that F1 plants had a trait for tallness as well as trait for dwarfness, right? क्योंकि F2 plants में कुछ ज़्यादातर प्लांट्स टॉल थे और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी थे. इसका मतलब कि F1 जनरेशन के अंदर भी जो टॉलनेस का ट्रेट भी था और ड्वार्फनेस का. सिर्फ क्या हुआ, टॉलनेस ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और ड्वार्फनेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, राइट. और ये किस प्रपोर्शन में उन्हें मिले, 3:1, मीन्स कि टोटल F2 प्लांट्स में 3/4 प्लांट्स टॉल थे और 1/4 प्लांट्स ड्वार्फ थे. तो इससे उन्हें एक चीज क्लियर हुई कि पेरेंटल ट्रेट्स जो थी वो F2 प्लांट्स में उनमें पेरेंटल ट्रेट्स उन्हें देखने को मिली. और जो एक और चीज उनके सामने आई वो ये कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ने कोई ब्लेंडिंग शो नहीं की. ब्लेंडिंग इन द सेंस कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं था जो इंटरमीडिएट हाइट का हो. या तो प्लांट्स टॉल थे
या ड्वार्फ थे। तो यही रिजल्ट उन्होंने और भी क्रॉसेस में देखे, मीन्स कि जैसे यहाँ पे तो प्लांट हाइट की बात हुई है, उन्होंने यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है बाकी के ट्रेट्स कैरेक्टर्स पे भी स्टडी किया, लाइक फ्लावर कलर, सीड शेप, पॉट शेप, सीड कलर एक्सेट्रा, और उनको सेम रिजल्ट्स मिले कि F1 प्लांट्स में पेरेंटल कैरेक्टर्स में से कोई एक ही ट्रेट शो हो रहा था, और F2 प्लांट्स में जो प्रपोर्शन था प्लांट्स का वो क्या था, 3:1। पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रही थी दोनों, बट किस प्रोपोर्शन में, 3:1। तो इन बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि जो ये कैरेक्टर्स हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, ठीक है ना। उनके टाइम तक जीन, डीएनए इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई थी। सो उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो कैरेक्टर्स हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स पास थ्रू गेमीट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और फैक्टर्स जो है वो गेमीट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, विच आर नाउ नोन एज जीन्स। इन फैक्टर्स को आज की डेट में अब हम किस नाम से जानते हैं, जीन्स। डू यू रिमेम्बर जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, राइट, जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, राइट। डीएनए जो है ये हमारा हेरिडिटी मटेरियल है ना, हम इसे ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग सबके पूरी इंफॉर्मेशन फील्ड होती है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। Genes are units of inheritance. They contain information that is required to express a particular trait in an organism. Genes that code for a pair of contrasting traits. You remember what are contrasting traits? Like plant height में हमारे पास दो contrasting traits थे, tallness and dwarfness. Likewise अगर हम आपको याद है तो flower color में भी हमारे पास दो contrasting traits हैं, violet and white flowers. So genes that code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Alphabetical symbols are used to represent each gene. Genes को represent करने के लिए हम alphabetical symbols का use करते हैं. Capital letter for gene which expressed in F1 generation. तो जो जीन अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो जीन अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर फॉर द अदर जीन विच रिमेन्स हिडन और डज नॉट गेट एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। और ये जो जीन्स है ना ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलीलिक पेयर्स, राइट। क्यों, क्योंकि जो ये जीन्स है दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। Chromosomes are made up of DNA and protein, and genes are located on chromosomes, right? And these chromosomes occur in pair. तो हर जीन की हमारे पास क्या है, दो कॉपीज होती हैं, राइट। या आप कह सकते हैं हर जीन के अलीन्स की हमारे पास दो कॉपीज होती हैं या अलीलिक पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस का ही केस लें तो जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। 23 पेयर्स इज इक्वल टू 46। दस एवरी सिंगल जीन हैज 2 कॉपीज। तो इस तरीके से हर जीन की क्या हो गई, हमारे पास 2 कॉपीज हो गई। अलील्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। अब अगर ये अलील्स जो है मतलब जो अलीलिक पेयर है उसमें दोनों अलील्स सेम है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी, देन द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। लाइक टॉलनेस की ट्रेट या ड्वार्फनेस की ट्रेट की ही बात करें, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलीलिक पेयर है वो सेम अलील्स का बना हुआ है, लाइक कैपिटल टी और कैपिटल टी, राइट, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। लाइकवाइज जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसी तरीके से अगर एलिलिक पेयर जो है उसमें दोनों अलील्स जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। इफ द एलिलिक पेयर इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज बोथ आर नॉट सेम, देन इट इज कॉल्ड
हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट, मतलब कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलीलिक पेयर में दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, एक अलील टॉलनेस का और एक ड्वार्फनेस का, तो हम क्या कहते हैं, दैट द ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या दिखा रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलीलिक पेयर प्रेजेंट कर रहा है। So this is known as genotype of the organism and they indicate towards genetic constitution of the organism। तो ये जो अलील्स की जब हम बात कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार का अलीलिक पेयर प्रेजेंट है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हम ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हम क्या कहते हैं इसे, जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसी तरीके से अगर हम सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं, मीन्स कि बाहर से वो प्लांट टॉल दिख रहा है या ड्वार्फ दिख रहा है, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। टॉल एंड ड्वार्फ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फिजिकली आर कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑन क्रॉसिंग होमोजाइगस टॉल प्लांट विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ऑल द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन वर टॉल। तो अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि जब होमोजाइगस टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन जो थी उसमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो थे टॉल थे, राइट। ऑन सेल्फिंग F2 जनरेशन प्रोड्यूस्ड प्लांट्स इन 3:1 रेशियो। 3:1 रेशियो मतलब कि जो टोटल प्लांट्स ऑब्टेन किए थे उनमें से 3/4 प्लांट्स तो टॉल थे और 1/4 प्लांट्स ड्वार्फ थे। In F2 generation recessive trait is observed without any blending। blending से मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जीन्स के इफेक्ट मिक्स हो गए, तो कि भी F2 जनरेशन में जो प्लांट्स थे या F1 जनरेशन में कोई प्लांट ऐसा आया जो इंटरमीडिएट हाइट का बना था। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये साथ आने पर कभी भी इनमें इनके फिनोटाइप्स में ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिक्सचर नहीं होगा। तो इन दोनों प्लांट्स में क्रॉसिंग होती है, तो क्रॉसिंग से सबसे पहला स्टेप होता है कि गेमीट्स बनते हैं। तो क्योंकि ये दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस है, अभी हम पहले पढ़ के आए ना कि होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक कैरेक्टर के लिए एलिलिक पेयर सेम होता है। तो क्योंकि ये होमोजाइगस है तो सभी गेमीट्स जो है वो एक जैसे बनेंगे। जैसे टॉल प्लांट्स के सारे गेमीट्स जो होंगे उनके अंदर कैपिटल टी एलील होगा, और इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट्स के जितने भी एलील्स होंगे उनके अंदर स्मॉल टी अलील प्रेजेंट होगा। और यही अगर हम F1 जनरेशन में देखें तो जो F1 जनरेशन में हमें ऑर्गेनिजम्स मिले वो हाइब्रिड होंगे, राइट, हेट्रोजाइगस। तो उनके 50% गेमीट्स के अंदर कैपिटल टी अलील होगा प्लांट हाइट के लिए, और 50% गेमीट्स के अंदर स्मॉल टी अलील होगा प्लांट हाइट के लिए, राइट। पुनेट स्क्वायर, it is named after English geneticist Reginald Crunald Punnett। It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross। टूल है जिसकी हेल्प से हम गेमीट्स को यूज करके ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी गेस कर सकते हैं कि कितने जीनोटाइप्स कितने रेशियो में बनेंगे। तो अब हम F1 क्रॉस को फिर से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टॉलर ड्वार्फ प्लांट्स लिए, उनके गेमीट फॉर्मेशन हुआ, राइट। और गेमीट फॉर्मेशन के बाद हमने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से इसमें इनके सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पेरेंट्स के जो गेमीट्स हैं उनको हमने साइड्स में लिख दिया है और फिर उनको फ्यूज करवा के हमने यहाँ पे इन स्क्वायर्स में लिखा है। तो हमें ये जो जीनोटाइप मिले हैं ये किसके हैं, ये है F1 जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेंडल ने को जो रिजल्ट मिले थे उसमें F1 सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। इसका मतलब क्या है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो है टॉलनेस का, और इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, मतलब प्लांट्स इंटरमीडिएट हाइट के नहीं बने थे। हाँ, बट यहाँ जो जीनोटाइप है
इन सब का वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। फिर यहीं पे F1 प्लांट्स को सेल्फिंग करवाने पे क्या हुआ, क्योंकि अब वो हेट्रोजाइगस थे तो जो उनके गैमीट्स बने वो क्या थे, 50% विद कैपिटल टी एंड 50% विद स्मॉल टी। मतलब कि 50% गैमीट्स में टॉल का जीन था, टॉल प्लांट का, और 50% में स्मॉल प्लांट का या ड्वार्फ प्लांट का जीन था। तो इनका अगर हम पुनेट स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करते हैं तो हमें 3/4 प्लांट्स टॉल थे और 1/4 प्लांट ड्वार्फ थे। बट अगर आप इस स्क्वायर को बहुत अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मिले। कौन कौन से, एक तो हमारे पेरेंटल जीनोटाइप्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। और दूसरा हमारा F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे उन्होंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि इससे क्या इन्फ्रेंस मिलता है हमें, इससे ये पता चलता है कि जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर जो दोनों ट्रेट्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, राइट, टॉलनेस ने भी और ड्वार्फनेस ने भी। और हमें ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के मिले, एक होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ से हमें पता चलता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ टॉलनेस के अलील ने या जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जो स्मॉल टी था वो अपने आप को, या आप कह लीजिए ड्वार्फनेस अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाई, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में थे। बट मेंडल के सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो ये कैसे डिटरमाइन करते कि ये जो ऑर्गेनिज्म उन्हें मिले हैं ये होमोजाइगस है अपने ट्रेट के लिए या हेट्रोजाइगस है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉल प्लांट्स जो F2 जनरेशन में उन्हें मिले थे उनको क्रॉस करवाया ड्वार्फ प्लांट्स के साथ, ठीक। इट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। इन ए टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब जिसका एक तो हमें फिनोटाइप चेक करना है और दूसरा जिसने F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया था, इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। उसे किससे क्रॉस कर देते हैं, रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट कौन सा होता है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। सेल्फ क्रॉसिंग करवाने के बजाय हम डोमिनेंट पेरेंट को या डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला तो कि मान लीजिए हमने टॉल प्लांट लिया, उसे ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया और 100% प्लांट्स जो थे वो, मतलब जो प्रोजेनी आई उसमें सारे प्लांट्स टॉल थे। इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन अ टॉल पेरेंट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ, इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल देन इट मीन्स दैट पेरेंट इज होमोजाइगस टॉल। ठीक है ना, कि टॉल पेरेंट को जब हमने ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाया और सारे ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो टॉल हुए, इसका मतलब वो जो टॉल पेरेंट था वो क्या है, होमोजाइगस या ट्रू ब्रेड। लाइकवाइज, और सेकंड कंडीशन में अगर हम टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं और 50% ऑर्गेनिजम्स टॉल हैं और 50% ड्वार्फ हमें मिलते हैं, मीन्स कि जो जनरेशन उनसे प्रोड्यूस होती है उसमें 50% टॉल प्लांट्स हैं और 50% ड्वार्फ प्लांट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो टॉल पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है। और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, characters are controlled by discrete units called factors. Factors occur in pair. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. तो यहाँ पे क्या बताया, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के अंदर, उनको कोई डिस्क्रीट यूनिट, मतलब उस समय तक जीन के कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि जो कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, मतलब दे आर कंट्रोल्ड बाय सम स्पेशल यूनिट्स जिन्हें उन्होंने नाम दिया
फैक्टर्स जो है उन्होंने फिर बताया कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, पेयर हमेशा प्रेजेंट होता है फैक्टर का। और ये जो पेयर है फैक्टर्स का, ये सिमिलर भी हो सकता है लाइक कैपिटल टी, और डिसिमिलर भी हो सकता है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर फैक्टर्स का पेयर डिसिमिलर है तो उस पेयर के दोनों मेंबर्स में से एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। तो अब हमें पता है कि वो फैक्टर्स क्या है, वो जीन्स कहलाते हैं, और हर जीन के दो फॉर्म्स होते हैं क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, राइट। लाइक प्लांट हाइट के लिए हमारे पास दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो जो प्लांट हाइट का जीन है उसके भी दो फॉर्म्स है, टॉल अलील एंड अलील फॉर ड्वार्फनेस, राइट। तो जब ये दोनों एक पेयर में इकट्ठे आते हैं, मींस के कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तब टॉलनेस का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना। जो टॉलनेस का अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हम क्या कहते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अलील या जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव होता है। तो अभी जो हमने F1 क्रॉस देखा उसका एग्जांपल अगर हम ले तो जो टॉल का जीन है, टॉलनेस का जीन है, वो डोमिनेंट है। क्रॉस को अगर हम फिर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में क्या हुआ कि सभी ऑर्गेनिजम्स टॉल थे और उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फैक्टर्स का यानी कि जीन्स का पेयर था वो डिसिमिलर था, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, टॉलनेस ने। तो इसका मतलब टॉलनेस का जीन क्या हो गया, वो हो गया डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस जीन, राइट। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट अलील, और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो होगा रिसेसिव अलील। फिर इससे हमें एक और चीज देखते हैं कि जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो हमने देखा कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग हुई और ऑर्गेनिजम्स फिनोटाइप में हमें 3:1 मिले, है ना। 3/4 प्लांट्स टॉल एंड 1/4 प्लांट ड्वार्फ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिसेसिवनेस का कैरेक्टर था वो फिर से एक्सप्रेस हुआ। इसका मतलब कि F1 प्लांट्स में रिसेसिवनेस का कैरेक्टर था और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। वो क्यों, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो ड्वार्फनेस का जीन अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और यहाँ पे उसने अपने आप को एक्सप्रेस क्यों किया, क्योंकि वो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। तो ये तो बहुत क्लियर था। F1 जनरेशन में ऑर्गेनिजम्स क्या थे, हेटेरोजाइगस थे, एक अलील कैपिटल टी का, एक अलील स्मॉल टी का, बट स्टिल जो प्लांट हाइट थी वो टॉल थी, ना कि इंटरमीडिएट हाइट। तो अलील्स जो है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स रिकवर हो गए थे, है ना। वो भी कैरेक्टर रिकवर हुआ, मतलब जो कि F1 जनरेशन में चूज नहीं हुआ था। पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, जैसे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी कहा कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में अकर करते हैं, राइट। तो पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स, हर कैरेक्टर के लिए उनके पास 2 अलील्स हैं, और गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये फैक्टर्स या अलील्स जो है एक पेयर के वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए एक गेमीट के अंदर दोनों में से सिर्फ एक ही फैक्टर जाता है। सो इसके साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।